नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। कल रात आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को सुना। यूं ही अचानक नज़र पड़ गई एक वीडियो पर। वही अरविंद केजरीवाल जी जो कभी मेरे बड़े करीबी मित्र हुआ करते थे। अच्छा लगा एक बात देखकर कि केजरीवाल जी जैसा हमें लगता है बहुत बदल गए हैं, उनकी भाषा नहीं बदली। वो अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत मेरी नज़रों में हल्की भाषा में संबोधित कर रहे थे। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है। जिस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जी को सुना, उस पर आज आपसे बात करना चाहता हूँ। इन दिनों अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद देश की राजनीति में बहुत तीखी बहस चल रही है और इसी बहस की बाबत या इसी बहस को धार देते हुए कल मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सुना। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, इसलिए भारत अमेरिका के खिलाफ काउंटर टैरिफ नहीं लगा रहा है। उनका तर्क था या कुतर्क था, जो भी आप समझिए, कि जब अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है तो भारत को भी 75% या 100% जवाबी टैरिफ लगा देना चाहिए। इस वीडियो को सुनिए अरविंद जी क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाया तो कनाडा वालों ने अमेरिका के ऊपर वापस पलट के 35% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो यूरोपियन वालों ने भी पलट के 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने कनाडा वाला भी टैरिफ वापस ले लिया, यूरोपियन यूनियन वाला भी टैरिफ वापस। अमेरिका ने मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, पलट के मैक्सिको ने भी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया और ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने मैक्सिको का भी टैरिफ वापस। पर भारत के अंदर ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी ने पलट के उनका बढ़ाया नहीं, उल्टे 11% टैरिफ जो लगता था वो भी खत्म कर। हम क्यों कमजोर पड़ गए? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत, अमेरिका की सारी कंपनियां भारत आना चाहती हैं, भारत में अपना माल बेचना चाहती हैं। एक बार जरा सा 140 करोड़ लोग मोदी जी के पीछे खड़े हैं, सारा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी कपास के ऊपर 100% टैरिफ लगा देते। देखो ट्रंप को झुकना पड़ता। कायर है ट्रंप, बुज़दिल है ट्रंप, डरपोक है ट्रंप। जिस जिस देश ने उसको आंखें दिखाई उसके सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। हमारे देश में इतनी अमेरिका की कंपनियां काम कर रही है, गूगल काम कर रही है, फलानी अमेज़न का। 4 अमेरिका की कंपनियां बंद कर दो, नानी याद आ जाएगी इन लोगों को। आंखें तो दिखाओ, खड़े तो हो इनके सामने, सीना तान के खड़े तो, जवाब तो दो इन लोगों को। क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों कमजोर पड़े हो? क्या केवल अडानी की वजह से? उसको बचाना इसलिए पूरा देश ताक पे लगा देंगे। यह बात आम जनता की भावनाओं को टच करती है, सीधे क्लिक करती है। क्या बंदा बोल रहा है, क्या दम है इसमें। क्योंकि सामान्य सोच, आम जन यही सोचता है, सामान्य सोच यही कहती है कि अगर कोई देश हमें आर्थिक चोट पहुंचाए तो हमें भी उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार की बात केजरीवाल कह रहे थे और जिस भाषा में बोल रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग गलियों में दो दादा एक दूसरे के लिए कहते हैं कि मेरे यहाँ तू आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, या तूने मेरी टांग तोड़ी, मेरे आदमी की टांग तोड़ी तो मैं तेरी भी टांग तोड़ूंगा। बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भावनाओं में नहीं चलता, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भावनाओं में नहीं चलती। इसके पीछे ठोस इकोनॉमिक रीजंस होते हैं। आर्थिक गणना, रोजगार, उद्योग, कूटनीति और दीर्घकालिक रणनीति, सारे फैक्टर्स होते हैं। अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ का असर भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों में दिखने लगा है, जैसे टेक्सटाइल्स हैं, गारमेंट्स हैं, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस है, मैराइन प्रोडक्ट्स है। इन सब पर अमेरिकी ट्रैफिक का कुप्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए किसी सेक्टर का, कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। अमेरिका को हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो $12 बिलियन है। 12 बिलियन फिगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बनता है 1 लाख करोड़ रुपया। अब अगर उस पर 50% टैरिफ लगता है तो निश्चित तौर पर भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, होने लगे हैं। इस कारण ऑर्डर घटने लगे हैं, जैसे हमारे रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स में हो रहा है। फैक्ट्रियों में उत्पादन कम होने लगा है। जो एक्सपोर्टर्स अमेरिका के साथ काम कर रहे थे वो बड़े संकट में आ गए हैं, रोजगार पर असर पड़ रहा है। यही कारण है यह मुद्दा केवल व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। अब सवाल है, जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं, अगर भारत भी अमेरिका पर भारी टैरिफ लगा दे तो अमेरिका क्या झुक जाएगा? सुनने में बात बड़ी ज़बरदस्त लगती है, मजबूत लगती है,
भारत 140 करोड़ की बाजार है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो इतने लोगों का बाजार अमेरिका को लुभाता है। अगर हम भी टैरिफ लगा देंगे, जो इंपोर्ट हम करते हैं अमेरिका से, या अमेरिका जो हमें एक्सपोर्ट करता है, उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो अमेरिकी कंपनियों को मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सुनने में ये बात अच्छी लगती है, वास्तविकता ज़्यादा जटिल है। देखिए, जब दो बड़े देश एक दूसरे पर ऊंचे टैरिफ लगाते हैं तो स्थिति ट्रेड वॉर की ओर बढ़ जाती है। इसका परिणाम होता है कि दोनों देशों में आयात महंगा हो जाता है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है और दोनों देशों की जनता को महंगाई का दबाव झेलना पड़ता है। फिर उदाहरण दूंगा, यदि भारत अमेरिका से $5 बिलियन 42,000 करोड़ के मशीन पार्ट्स खरीद रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद रहा है, तो उन पर भारी टैरिफ लगा देता है, जिससे अमेरिका ने लगा दिया है, तो भारतीय उद्योगों की लागत बढ़ने लगी है। तो इसका बोझ भारतीय उपभोक्ता और छोटे उद्योग ही उठाते हैं। इसलिए रिटेलिएशन हमेशा एक तरफा हथियार नहीं होता। रिटेलिएशन मतलब जवाबी वार, दो धारी तलवार की तरह काम करता है। यहीं पर भारत की मौजूदा रणनीति को समझना जरूरी है। भारत या मोदी की सरकार केवल जवाबी टकराव के रास्ते पर नहीं चलना चाहती है, बल्कि वह अपने लिए नए दरवाजे खोलने का प्रयास कर रही है, और मेरी समझ से यही उचित मार्ग है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में मुक्त व्यापार सौदा हुआ है 2 दिन पहले ही, जिसे कई लोग मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। ये डील जो हमारे दोनों यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में हुई है, ये दुनिया के, हमें समझना होगा, यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत बाजारों में से एक है, जहां सैकड़ों मिलियन उपभोक्ता हैं जिनकी हाई परचेजिंग पावर है। अब ये जो समझौता हो गया है, इसका असर क्या पड़ेगा? भारत से यूरोप जाने वाले बड़े हिस्से के उत्पादों पर टैरिफ या तो कम कर दिया जाएगा, या कई मामलों में ऐसा बताया जा रहा है पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। मान लीजिए भारत अभी यूरोप को लगभग $20 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। $20 बिलियन मतलब 165 लाख करोड़ रुपया। अगर ये टैरिफ कम हो जाता है, कुछ उत्पादों में जीरो कर दिया जाता है, तो अनुमान लगाया जा रहा है ये निर्यात, भारत से यूरोपियन यूनियन को होने वाला एक्सपोर्ट $30 बिलियन, लगभग 2.49 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। और इससे क्या होगा, जो अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाया गया, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ कम हो गया है, उसकी भरपाई हो जाएगी। सीधे शब्दों में, यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो ज़्यादा उत्पाद होगा और देश के भीतर ज़्यादा रोजगार पैदा होगा। यही कारण है इस समझौते को रिटेलिएशन के बजाय अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाएगा। और यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि हर मुद्दे को घरेलू राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घरेलू नीतियों का विरोध करना, उनकी सरकार पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाना, जो काफ़ी हद तक सही भी है, महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है, इन मुद्दों पर आरोप लगाना और बहस करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। विपक्ष का काम, हर जागरूक नागरिक का काम, हर पत्रकार कह रहा हूं, चारण और भाट नहीं, बल्कि पत्रकारों का काम सरकार से सवाल पूछना है। लेकिन जब मामले इंटरनेशनल ट्रेड के हों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों के हों और रणनीतिक संबंधों के हों, तब थोड़ा सोच के बोलना चाहिए। चुनावी राजनीति तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए। ऐसे मुद्दे पर दिए गए बयान दूसरे देशों, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक गलत संदेश पहुंचाते हैं। इसलिए मेरी समझ कहती है कि असहमति के बावजूद वर्तमान सरकार से, मोदी सरकार से तमाम मुद्दों पर हमारी असहमति है। इस असहमति के बावजूद राष्ट्रीय हित को सामने रखकर संतुलित भाषा में बात करना अधिक परिपक्व और लोकतांत्रिक होगा। घरेलू राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर देश को एक इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाना एक तात्कालिक और आक्रामक प्रतिक्रिया है, जो हम पर बैकफायर कर सकती थी, जबकि यूरोप के साथ एक बड़ा व्यापारिक समझौता एक दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति है।
पहला कदम जिसकी बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो गुस्से की भाषा है, क्रोध की भाषा है। दूसरा कदम अवसर की भाषा का है। रिटेलिएशन सुर्खियां बनाता है, लोगों को खुश करता है, क्या बंदा है और क्या मजबूती से बात कर रहा है। लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट भविष्य की आर्थिक नींव मजबूत करते हैं। राजनीतिक आरोप अपनी जगह हैं क्योंकि वे जनता के गुस्से और असुरक्षा को आवाज देते हैं। किसान हों, छोटे उद्योगपति हों, एक्सपोर्टर्स हों, वो सब इस समय दबाव महसूस कर रहे हैं अमेरिका के कारण। इसलिए उनको ये भाषा सुननी अच्छी लग सकती है, लेकिन जो नीति निर्माता हैं उनके सामने चुनौती ये है कि वो केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि ये देखें कि किस रास्ते से देश की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत रहेगी। अगर जवाबी टैरिफ के कारण भारतीय उद्योगों की लागत बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट घटता है, निर्यात और कम होता है, तो कितना नुकसान इस देश को उठाना पड़ेगा। इसके उलट यदि यूरोप जैसे बड़े बाजार में कम टैरिफ के साथ प्रवेश मिल जाता है तो हमारी निर्यात क्षमता मजबूत होगी, हमारी निर्भरता अमेरिका जैसे देशों पर कम होगी। और इस पूरे मामले का एक कूटनीतिक पहलू भी है। आज व्यापार केवल वस्तुओं का लेन देन नहीं बल्कि रणनीतिक रिश्तों का हिस्सा है। भारत अमेरिका के साथ रक्षा, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट जैसे कई क्षेत्रों से गहरा जुड़ा हुआ है। उसी तरह यूरोप भी भारत का बड़ा इन्वेस्टर है और टेक्नोलॉजी साझेदार है। इसलिए भारत की नीति टकराव के बजाय संतुलन बनाए रखने की ही होनी चाहिए। इसे मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है, जहां भारत अलग अलग शक्तियों के साथ अपने हितों को साधने के लिए संबंध मजबूत करने की दिशा तलाश रहा है। सरल शब्दों में कहूं तो रिटेलिएशन गुस्से की भाषा है, जबकि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन समझदारी की भाषा है। अमेरिका के टैरिफ से असंतोष निश्चित है, स्वाभाविक है। ट्रंप कैसे हैं हम सब समझ रहे हैं, लेकिन उसी समय यदि भारत यूरोप जैसे विशाल बाजार में अपने निर्यात को दर्जनों बिलियन डॉलर यानी कई लाख करोड़ रुपए बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो यह केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बहुत समझदारी से उठाया गया रणनीतिक दिशा परिवर्तन है। इसलिए बहस केवल इस पर नहीं टिकनी चाहिए कि भारत जवाबी टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा, बल्कि बहस इस पर होनी चाहिए या समझ इस पर विकसित होनी चाहिए कि भारत उसके बजाय क्या कर रहा है। जब जवाब में नए बाजार, बड़े व्यापारिक समझौते और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती की नीति सामने आ रही है तो तस्वीर कमजोरी से हटकर रणनीति की बनती है। राजनीति में ये ठीक है कि तीखे बयान प्रभाव डालते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था ठंडे दिमाग से की जाती है और मौजूदा हालात में भारत इमोशनल टकराव के बजाय आर्थिक अवसरों का रास्ता तलाशे तो ही हमारे लिए बेहतर होगा।